नमस्कार भाव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। भाव, एक तरफ बीजेपी में नितिन नवीन को नए अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी का कार्यक्रम चल रहा है। आज नामांकन भरा जा रहा है, कल नाम का ऐलान भी हो जाएगा। तो सबसे युवा अध्यक्ष बीजेपी के पास होंगे। वो जो 60 साल के 50 साल के अध्यक्ष दूसरी पार्टियों के, उनको तो बहुत बड़ा संदेश है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि नवीन नितिन नवीन जो है वो एक तरीके से बीजेपी का जुड़वा भाई है। दोनों की उम्र एक है। बीजेपी की उम्र भी 45 है और नितिन नवीन की उम्र भी 45 है। तो सोचो आप। तो सिर्फ वो बात नहीं, आप हम देखते ही है, जवान है, बिल्कुल जवान नहीं है। वो जब पैदा हुआ उसको पता नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टी वगैरह क्या होती है। जब बीजेपी की स्थापना 1980 में हो गई तो उस साल उसकी मेरा ख्याल है उसका जन्म हुआ है और आज वो पार्टी का प्रेसिडेंट बन सकता है। और शायद उसके घर में कोई पॉलिटिक्स में हो या ना हो सकता है। ये बड़ा सिग्नल है। देखो, महाराष्ट्र में जो अभी कारपोरेशन के चुनाव हुए, उसका सबसे बड़ा टेक अवे अगर क्या होगा तो बहुत सारे बाप कोई है, एमएलए है, एमपी है या मिनिस्टर है, उनके बच्चे बहुत 80% के आसपास बच्चे हार गए। तो वोटर सिग्नल देता रहता है। आपको देखना है, मत देखो। रेलवे में सिग्नल होता है, हम रास्ते पर जाते हैं, हाईवे पर सिग्नल होता है, अलग अलग तरीके से सिग्नल होते हैं। वो अलर्ट होता है। आप ना मानो तो एक्सीडेंट की गारंटी है। तो ये अगर ये हो रहा है सब कुछ, तो और पार्टियों को समझना चाहिए। हाँ, एक बात होती है कि जब बहू घर में आती है, 4-5 साल हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सास उसको घर का सब कारोबार दे देती है। तो ये समझने वाली बात है। अगर ना समझोगे तो आप घर में किरकिरी पैदा करोगे और उस कुछ नहीं। मेरे एक प्रोफेसर थे, तो वो केमिस्ट्री में पीएचडी किए हुए थे, यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बने, रिटायर हो गए। अब फिर भारत में महिला क्रिकेट शुरू हो गए, उसमें उनकी बेटी थी। तो हमारे रिश्ते अच्छे थे, बहुत सालों बाद मिले। तो मैंने बोला, सर कहाँ जा रहे हो? तो बोले, एक शादी के लिए जा रहा हूँ। मैंने, अच्छा किसकी शादी है? नहीं नहीं, मैं शादी के मंगलाष्टक करने जा रहा हूँ, मैं पुरोहित बन के जा रहा हूँ। मैं तो अचंभित हो गई, ये इतना बड़ा प्रोफेसर है, ये क्या कर रहे हो? बोले, मैं ये सब करता हूँ, ब्राह्मण हूं तो ये आता था, तो अब ये करता हूँ। तो दक्षिणा नहीं लेता तो जिनका है का उनको बुरा लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, गांव के हमारे स्कूल की रिसिप्ट फाड़ कर देता हूँ उनको और पैसा स्कूल के लिए भेज देता हूँ। तो मैंने बोला, लेकिन ये क्यों करते हो आप तो इतने ज्ञानी हो, इतने बड़े पीएचडी वगैरह की है, तो ये करने के बजाय और कुछ। बोले, नहीं देखो, घर में रहूंगा तो बेटे के और बहू के गृहस्थी में गड़बड़ करूंगा। तो अच्छा रहता है कि मैं निकलता हूं, ऐसा कुछ कर लेता हूं, तो बहू को चिंता रहती है कि बुढ़ा वापस आएगा कि नहीं समय पर। तो अच्छा खिलाते पिलाते है, केयर करती है। अगर नहीं तो मैं उनके गृहस्थी में नाक डालूंगा, डिस्टर्ब करूंगा। तो समयानुसार आपको अलग होना चाहिए। हाँ, फिर भी वो उसी घर में रहते हैं, उन पर ध्यान रहता है, बहू और बेटा अच्छी तरीके से संभालते हैं, वो भी उनको संभालते हैं, उनकी गलतियां दिखाते हैं, तो चल जाता है। लेकिन अगर आपके पास खाली टाइम है तो आप उसको डिस्टर्ब करोगे। तो जो बुढ़े हमारे जैसे हैं, तो उनको समय पर हटना भी चाहिए। हमारे हमारे मराठी में एक कहावत है की वाहन मुलाच्या पायाला यायला लागली की त्याला दोस्त माना। मतलब ये है कि हमारा जूता अगर बच्चा पहनने लगे और उसको सूट होता है तो उसके बाद उसको दोस्त मानो, बच्चा मत मानो। तो हमारा दोस्त था, एक सीनियर था, हमको पत्रकारी था, उसने बढ़िया बोला था। वो बोले, पुरानी कहावत हो गई, अब की बात बदल गई है कि बच्चा जूते से ना मारे उसके पहले उसको दोस्त मानो, दोस्त बनाओ। तो ये समय आ गया। अगर नहीं तो इसलिए तो कांग्रेस हो, बाकी की पार्टी, हमने देखी सीपीएम जैसी पार्टी खत्म क्यों हो गई?
नई जनरेशन से इनका कोई लिंकेज ही नहीं है। वो किस ढंग से सोचते इनको पता नहीं है। तो आप उनकी जनरेशन की पार्टी कैसे चलाओगे? उनकी एम्बिशन, उनकी इच्छा, उनकी अपेक्षा आपको मालूम नहीं है, तो उनके लिए आप सरकार या सत्ता कैसे चलाओगे? इसलिए समय पे भजा। हाँ, आपका जो अनुभव है उसका फायदा नए जनरेशन को देने के लिए मार्गदर्शक बन जाओ, वो सही होता है। और अपने औकात की जो बात है, ऐसे काम करो पार्टी में। बहुत सारे देखो, हम देख रहे कि 100 साल आरएसएस के हो गए, तो कितनी जनरेशन निकल गई है, चौथी पांचवी जनरेशन काम कर रही है। और मैं जब बोलता हूं तो देखता हूं भी, एक किताब निकल रही है, उसके प्रीफेस मैंने लिखा है आरएसएस का जो है उस पर, कि क्या है आरएसएस, ऐसा मराठी में उसका कल ही मैंने लिख के खत्म किया। तो कहने की बात यह कि एक दिन मैं पुणे के घर में था और बेल बजी, तो मैंने दरवाजा खोला, 3 बुड्ढे सामने खड़े थे। मैंने बोला क्या है? उन्होंने मुझे पहचाना, आप बहुत और सिकंद। मैंने हाँ। तो कुछ नहीं, हम आरएसएस का एक आयाम है वनवासी कल्याण आश्रम, वो हर साल कैलेंडर निकालते हैं, तो वो कैलेंडर हम घर घर जाकर बेचते हैं, इसका पैसा वनवासी आश्रम में जाएगा। तो मैंने बोला कि आप इस उम्र में ये कब क्यों कर रहे हो? तो बोला हम पुराने जमाने के आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, अब रोज घर में रहते, काम तो कुछ है नहीं, तो सुबह या शाम को घूमने निकलते, हमेशा हर दिन निकलते, आजकल ये कैलेंडर बेचने का काम कर रहे हैं। तो देखो, उस आरएसएस के उम्र हुए कार्यकर्ता का आरएसएस के ढंग से इस्तेमाल कर रही है। उनको हाफ चड्डी डालकर शाखा पर नहीं लाया जाता, लेकिन वो काम कर रहे हैं, उनको सूट हो ऐसा काम हो रहा है। और दूसरी तरफ जो मैंने हमारे प्रोफेसर की बात की, वो बहू बेटी के गृहस्थी में हस्तक्षेप नहीं करते, तो उनके घर के लिए भी सुविधा बन जाती है, उनके लिए काम बन जाता है, और अपने आप आरएसएस का एक आयाम जो है उसका काम बन जाता है। तो ये समझना जरूरी होता है। आप पकड़ कर बैठ जाओ तो गड़बड़ हो जाती है। समयानुसार आपकी उम्र है, आपकी क्षमता है, उस ढंग से अगर हर कुछ काम करे तो घर अच्छा चलता है, गृहस्थी अच्छी चलती है, संगठन भी अच्छा चलता है। तो नितिन नवीन के बारे में जो तुमने पूछा, इसलिए सब मैंने बताया कि बड़े हैं, उनको हटना पड़ेगा, इसका यह सबसे बड़ा सिग्नल है। ये अगले 30-40 साल की पार्टी और पॉलिटिक्स का सोच कर इनको लाया गया है। अब ये इसकी अहमियत आपको समझाऊं कि 1984 में जब बुरी तरह से बीजेपी हार गई थी, पहला चुनाव था, 80 में फॉर्म हो गई, उनके लिए लोकसभा का पहला चुनाव 1984 का था, बुरी तरह से हार गए। और उसमें उनका कोई गलती नहीं थी, इंदिरा की हत्या हो गई थी, इंदिरा जी की, और उसकी एक लहर बन गई थी, वो क्या राजू की पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन हार गए। उसके बाद बबन राव कुलकर्णी और वसंतराव भागवत, जो आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता नेता थे, कभी चुनाव नहीं लड़े लेकिन ऑर्गेनाइजेशन काम करने वाले दिग्गज थे, उन्होंने तय किया कि अभी बीजेपी का चेहरा और मोहरा बदलना चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ मैंने जो सुना था कि 70-80 युवा नेता इकट्ठा किए, जिसमें प्रमोद महाजन थे, जिसमें गोपीनाथ मुंडे थे, जिसमें राजनाथ सिंह थे, जिसमें नरेंद्र मोदी थे, जिसमें नितिन गडकरी थे। आज जो हम बीजेपी के दिग्गज नेता देख रहे हैं ना, वो 45 साल पहले 40 साल पहले युवा थे, उनको इकट्ठा करके जो शिविर किया, उनसे बातें की, उनको समझाया, इस ढंग से नई लीडरशिप डेवलप करने के लिए 40 साल पहले जो प्रयास शुरू किया, उसके परिणाम आज देख रहे हो। वो 70 के आगे चले गए, और इन्होंने अभी 40 साल का, 45 साल का जो नया जनरेशन का मैच्योर लीडर है, उसको पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी शुरू कर दी। तो वो पीछे बैठकर इसको गाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि अमित शाह बोलेंगे चलो अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तो निकल जाऊंगा। नहीं, नड्डा हो, गडकरी हो, मोदी हो, उसको गाइड करेंगे,
लेकिन उसको डिसीजन किसी कैसे सिचुएशन में कैसा डिसीजन लेना है उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। 20 साल के बाद वो बुजुर्ग हो जाएगा, वो 65 साल का हो जाएगा, तो उस समय उसको दूसरों को गाइड करना है, इसके लिए डिसीजन लेने इसके लिए तैयार कर रहे हैं। देखो, पार्टी का जो नेता होता है वो भाषण देने वाला ही नहीं होता, वो डिसीजन मेकर होता है। और डिसीजन मेकर होने के लिए आपको बड़ा अनुभव होना चाहिए। अगर नहीं है तो दूसरे का अनुभव बोरो करो, उधार ले लो और उस पर से अपने अनुभव की इमारत खड़ी करो। इस तरीके से पार्टियां चलती है। बिल्कुल आप भाव। अच्छा, जरा मेरे कुत्ते के लिए बिस्किट लेके आओ, ऐसा पार्टी का अध्यक्ष बनाओगे तो वो क्या करेगा? वो झाड़ू लगा सकता है, पार्टी नहीं चला सकता। भाव, ऐसी पार्टी को एक बड़ा संदेश है जब ये 45 साल के नितिन नवीन कमान संभालने जा रहे हैं बीजेपी की। वो जो 56-60 के युवा हैं उनका क्या होगा। लेकिन भाव, अभी जो बीएमसी चुनाव हुए उसमें जो पेंच फंसा हुआ है शिंदे शिवसेना को लेकर, आप बीच में बातें आ रही हैं कि 2.5 साल का मेयर होना चाहिए, फिर मेयर जो है 26 जनवरी के बाद तय किया जाएगा। ये सब क्या चल रहा है? आपको लगता है कि आसानी से बीजेपी अपना मेयर बना पाएगी मुंबई में या नहीं? बीजेपी के खिलाफ इस चुनाव में ना शिवसेना लड़ी है, ना राज ठाकरे लड़ा है, ना उद्धव ठाकरे लड़ा है, ना कांग्रेस लड़ी है। इस चुनाव में मुंबई में बीजेपी के खिलाफ, महायुति के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़ी पार्टी थी मराठी मीडिया। तो जो बात तुम सुन रही हो ना, समझो कि वो खबर नहीं है, वो संजय राउत तुमको बता रहा है। वो तो अपनी पार्टी के लिए बोलेगा, झूठी बात भी बोलेगा। पूरा मराठी मीडिया अगर उद्धव ठाकरे के लिए प्रवक्ता बन गया है तो तुम्हारे पास आने वाली जो खबर है वो खबर नहीं है, वो उबाठा शिवसेना का प्रवक्ता बोल रहा है, समझो। मैं मुंबई में बैठा हूं ना, मुझे मालूम है। ये मराठी मीडिया का सबसे बड़ा आज का प्रॉब्लम ये है कि बुआ को मूछे नहीं आती। हमारे मराठी में एक कहावत है की आत्याबाईला मिशा असत्या तर तिला काका म्हटले असते। यानी अगर बुआ को मूछे होती तो उसको चाचा कहते। अब इनको बुआ को चाचा कहना है और चाचा कहना और लोगों को दिखाना है, तो बुआ को कम से कम मूछे और दाढ़ी तो होनी चाहिए। अब नहीं है तो बता रहे देखो हमने वो क्रीम लगाया था, मूछे आ रही है। अगर ये क्रीम नहीं आ रहा है तो दूसरा क्रीम लगाएंगे, तीसरा लोशन लगाएंगे, लेकिन बुआ को मूछे आएगी नहीं ना। तो ये क्रिएट करते कल्पना में, अपने बबल में बैठे। अब एक बात बोलो कि अगर मुंबई में इतना चुनाव अच्छी तरीके से पूरे महाराष्ट्र में अच्छी तरीके से कॉरपोरेशन के चुनाव जीतने के बाद वहां अगर इंपॉर्टेंट जो कॉरपोरेशन है मुंबई, उसमें मेयर बनने का कोई प्रॉब्लम फंसा है तो उसका धुरंधर जो है देवेंद्र, वो डावोस जाता नहीं जाता। उसको मालूम है कोई पेच फंसा नहीं। हाँ, मीडिया में फंसा है, और मीडिया का पेच क्या है, बुआ को मूछे नहीं आती। अब क्या करें? तो ये खबरें बनाते रहते, नहीं मूछे नहीं लेकिन दाढ़ी तो आते हुए दिखाई दे रहे। जरा गाल पर जरा कैमरा फोकस करो, गाल पर फोकस करो, देखो कोई बाल देख रही है, ऐसे बोलेंगे। आपको मालूम है जिस दिन वोटिंग चल रहा था, वो आज तक का जो मराठी में मुंबई तक करके यूट्यूब चैनल, डिजिटल चैनल चलाते हैं, उसकी एक एंकर है अनुजा। वो बोल रही है मैं सुबह सुबह वोटिंग करके आ रही हूँ और नेल पॉलिश निकालने का जो एसीटोन केमिकल होता है वो लगाने से वो स्याही निकल जाती है। वो दिखा रही थी कैमरा पर, रुई लेकर उसको एसीटोन लगाकर देखो देखो निकल गया। वो कैमरे पर दिखाई दे रहा है कि नहीं निकला है। हाँ, कुछ जो डार्कनेस था वो कम हो गया, लेकिन दिखाई दे रहा है वहां इंक है। आखिर में रात्रि के समय में जब इंडिया टीवी पर उस पर चर्चा बहुत हो गई, तो राजदीप सरदेसाई ने उस एंकर को बुलाया, बोला असली में निकल गई है क्या, वो स्याही निकल गई है? वो बोल रही नहीं, पूरी तो नहीं गई, देखो अभी दिखाई दे रही है। यानी 8 घंटों के बाद
भी वो सियाही दिखाई दे रही थी, तो वो लड़की खबर बता रही थी एंकर बनकर, या उबाठा शिवसेना के लिए झूठ फैला रही थी। तो उससे क्या हमको समझ में आता है कि पूरा मराठी मीडिया जो ठाकरे ब्रांड पिछले 3 महीने से बोल रहा है, वो उबाठा शिवसेना के लिए उनका प्रचारक बन गया था, ना कि खबरें दे रहा था। तो आज भी ये खबर है कि हाँ, अभी भी उद्धव ठाकरे का मेयर बन सकता है। अब ये मेयर कहां से बन सकता है, वो दिखाने की कोशिश है कि देखो इसको ये मिलाएंगे, फिर अगर ये भी कम हुए तो त्रिवेंद्रम से 2-4 कारपोरेटर उठाकर लाएंगे, चंडीगढ़ या दिल्ली से कारपोरेटर उठाकर लाएंगे और मुंबई में बिठाएंगे और उद्धव ठाकरे मेयर बना सकते। देखो मैथमेटिक्स देखो, अर्थमेटिक देखो, कारपोरेटर मुंबई के होने की जरूरत नहीं है ना, इनको आंकड़ा दिखाना है। अब आपको मैं बोलूंगा 2 संतरे और 8 चिक्कू कितने हो गए, आप बोलोगे 10, लेकिन 10 चिक्कू नहीं होते, 10 संतरे नहीं होते, 10 फल हो सकते हैं। फल हो सकते हैं ना, इसका मतलब 10 है, इसलिए मेजोरिटी है। इस ढंग से अगर आप अरिथमेटिक पेश करो तो नहीं चलता। ये अलजेब्रा है, बीजगणित है। a प्लस बी माइनस सी का मतलब a की कीमत कितनी है वो तय होनी पड़ती है, b की कीमत कितनी है या b क्या है देखना पड़ता है। तो 10 फल हो सकते हैं लेकिन 10 संतरे नहीं हो सकते, 10 चिक्कू नहीं हो सकते, क्योंकि चिक्कू और संतरे आंकड़ों में हम गिनती करके 10 दिखा सकते, लेकिन 2 संतरों को चिक्कू नहीं बना सकते और 8 चिक्कुओं को संतरे नहीं बना सकते। तो ये इस तरीके से खबरें कैसे फैलाई जाती है कि पेच फंसा है। क्यों फंसा है भाई, किसने बोला, किसने बोला? तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अभी एकनाथ शिंदे वो देवेंद्र फडणवीस तो मुझे जानते हैं, मुझसे बात होती है कभी कभी, मैंने भी फोन किया, अगर मिस कॉल दिखाई दे तो मुझे भी फोन करेंगे वापस। अब मैंने कल्पना की कि मैं देवेंद्र को फोन करूंगा या उसने नहीं लगा तो वो उल्टा करेगा, तो मैं उनको पूछूंगा अच्छा देवेंद्र जी आप कहाँ हो, तो देवेंद्र शायद मुझे जवाब देगा कि मुझे तो पता नहीं मैं कहाँ हूं, या तो संजय राउत को पूछो या किसी मराठी चैनल में पूछो कि देवेंद्र कहाँ है, क्योंकि देवेंद्र कहाँ है खुद देवेंद्र को पता नहीं है, चैनल वालों को पता है। सूत्रों से पता चला है कि देवेंद्र फडणवीस चांद पर पहुंच गया, सूत्र बताते हैं। एकनाथ शिंदे मंगल पर अभी अभी उतरा है, सूत्र बताते हैं। इस ढंग की खबरें देते हैं। अब अगर गड़बड़ होती तो क्या निकल जाते दावोस? आपको याद दिला दो कि कुछ 1 साल या कुछ महीने पहले, 1 साल पहले की बात होगी शायद, या 8 महीने पहले की बात होगी, जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट के सेशन के पहले ही दिन इस्तीफा दे दिया था। कितना बवाल हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम हो गया था ना। उसी रात वो इस्तीफा मंजूर हो गया। दूसरे दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर उठकर विदेश निकल गए थे, क्योंकि उनको चिंता नहीं थी कि क्राइसिस होगा। नहीं, पेच फंसा है, बिल्कुल नहीं फंसा था। प्राइम मिनिस्टर अपने पास पूरी मेजॉरिटी नहीं है, 240 एमपी है, फिर भी उठकर विदेश निकल गए थे, क्योंकि उनको गारंटी थी मित्र पक्ष साथ रहेंगे। और ऐसे पेज जो होते, ऐसे जो क्राइसिस है, वो अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी आसानी से हल कर लेंगे, इतना विश्वास था। सूत्रों पर देश के मतदाता के विश्वास नहीं है, ना सरकार का विश्वास है, क्योंकि मीडिया अब पूरा का पूरा इररिलेवेंट हो गया है। इनकी बातें झूठी होती है, वो एंटरटेनमेंट होता है, बस एंटरटेन कर लो खुद को, बाकी जो होना है वो हमारे सामने होता। तो ऐसा कोई पेच फंसा नहीं है। मैंने तो अभी अभी वीडियो बनाए, शाम को डाल दूंगा। मैंने तो कौन मेयर हो सकता है इसका मेरा अंदाजा तक बता दिया। एकनाथ क्यों बार्गेन करेगा, उसकी ताकत नहीं। देखो ठाणे में उसकी ताकत है, उसका बेस ठाणे में है, ठाणे में तो उसका होगा। मुंबई में वो बार्गेन करेगा,
और उद्धव ठाकरे को देवा की कृपा चाहिए। अरे कृपा क्या होती है इसका जिसको पता नहीं है। 2017 में उद्धव ठाकरे के 84 आए थे, देवेंद्र के 82 आए थे, फिर भी देवेंद्र ने बार्गेन नहीं किया, पूरा का पूरा सपोर्ट दे दिया। उसको कृपा बोलते हैं। और उसी देवेंद्र के साथ इन्होंने 2 साल बाद दगा किया। तो आप कृपा को अगर हक समझने लगे, अधिकार समझने लगे, तो वो भगवान हो भी हो तो वो आपको कृपा नहीं करते, क्योंकि जब उनको पता चलता है इसको कृपा हक लग रही है तो उसको जमीन पर पड़े रहने दो, उसके लिए कुछ नहीं करना। असली देव भगवान भी नहीं करेगा तो देवा भाऊ क्यों करेगा। तो एकनाथ को पता है कि अगर बीजेपी ने, अमित शाह ने मुझे उठाकर, जो उद्धव ठाकरे मुझे थाने के बाहर शिवसेना में भी नहीं काम करने देता था, और बीजेपी ने मुझे पैन महाराष्ट्र लीडर बनाया, मैं उसके साथ दगाबाजी करूंगा क्योंकि मैं उद्धव ठाकरे और बाला साहब का लॉयल हूं। हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई पेच फंसा नहीं है। हाँ, इनका पेच कोई ढीला है। वो गाना है ना, एक लड़की भीगी भागी सी, उसका कोई पेच भी ढीला है, वैसे ही मराठी मीडिया का पेच ढीला हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन भाऊ फिर अपने सारे पार्षदों को ताज होटल में क्यों रखा हुआ है शिंदे ने? किस बात का डर है उनको, और किससे डर लग रहा है उनको? एकनाथ शिंदे बेसिकली ठाणे का लीडर है। पहली बार उसके नाम पर मुंबई में उसके पार्टी से नए कॉर्पोरेटर चुनकर आए। उनसे बात करने के लिए वो अगर उनको होटल में रखता है तो डर गया। तो उद्धव ठाकरे में भी कहीं रखा है ना, वो भी डर गया। यानी लॉजिक क्या है मेरी समझ में नहीं आता। लॉजिक क्या है उसमें? लॉजिक क्या होता है? बस इससे तर्क निकालो, और तर्क खींचते खींचते इतना लेके जाओ। मैं बार बार बोला था ठाकरे ब्रांड नहीं है, बाला साहब ब्रांड होता। तो कहां से कहां पहुंच गए हो आप? कहां से कहां पहुंच गया उद्धव ठाकरे? देखो, उद्धव ठाकरे का मुंबई गढ़ था, एकनाथ शिंदे का ठाणे गढ़ था। उद्धव के बिना भी एकनाथ शिंदे ने ठाकरे में पिछले जितने थे उससे भी ज्यादा चुनकर लाए हैं, तो अपना गढ़ तो बचा है। और वो उद्धव ठाकरे के गढ़ में घुसा है। अगर उसने अपने नाम पर मुंबई में 28-29 कारपोरेटर चुनकर आए हैं तो उसने उद्धव ठाकरे का गढ़ भेदा है। उद्धव ठाकरे ठाणे में 5 भी कारपोरेटर चुनकर नहीं ला पाए, लेकिन हारा तो एकनाथ शिंदे है, जीता तो उद्धव ठाकरे है ना। ये कहां का लॉजिक है मेरी समझ में नहीं आता। तो चलने दो, जिनको समझना ही नहीं है, समझना ही नहीं है तो उनको क्या करें हम। ये ऐसे उनकी लॉजिक ऐसी है कि दीवार पर छिपकली दिखाएंगे, बोलेंगे देखो हाथी दीवार चढ़ रहा है। उनको समझाने की जरूरत नहीं होती। उनको समझाने जाओगे तो वो छिपकली की भी सूंड आपको दिखाएंगे। पागल को समझाना गलती है ना। हम जब कॉलेज में थे, एक बड़ी बढ़िया चुटकुला सुनाया जाता था। नेहरू जी कब प्राइम मिनिस्टर किसी पागल खाने गए थे, वहां क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं देख रहे हो, तो उसमें से सुधरे हुए कुछ लोग उनको मिलाए गए। तो उनमें से एक कुछ लोग 4-5 थे सुधरे हुए पागल। उनको पंडित जी ने, नेहरू ने बताया कि बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। तो उस पागल ने किसी दूसरे के ओर उंगली दिखाकर बोला सुधर जाओगे, कल तक ये भी महात्मा गांधी था। तो ऐसा अगर जर्नलिज्म बन गया है, कहीं भी पेज फंसाते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, बुआ को मुझे आने का इंतजार करते हैं, तो उनके लिए मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं।
अरे एकनाथ शिंदे को अगर पैन महाराष्ट्र लीडर बनाया तो बीजेपी ने बनाया, अमित शाह ने बनाया, ना उद्धव ठाकरे ने बनाया। उद्धव ठाकरे ने उनको ठाणे के बाहर जाने की इजाजत तक नहीं दी थी, ठाणे में बंदिश करके रखा था उसको। जिन्होंने पैन महाराष्ट्र लीडर बनाया उसके साथ वो गद्दारी करेगा, किसके लिए? जिसने उस पर अन्याय किया शिवसेना। ये कहां का लॉजिक है मुझे पता नहीं। जो मुझे बचाने आ रहा है मैं उसको ही मार डालूंगा, ये लॉजिक मेरी समझ के परे है। भाव भड़काने वालों को देखो ना, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि शिंदे को संभल जाना चाहिए, उसका भी वही हाल होगा जो उद्धव का किया बीजेपी ने, बीजेपी के साथ शिंदे को कतई नहीं जाना चाहिए। यही बातें कांग्रेस के नेता इमरान मसूद कह रहे हैं। अपनी हालत क्या हुई है कांग्रेस की वो कोई नहीं देख रहा है, समाजवादी पार्टी की क्या हालत हुई कोई नहीं देख रहा है, लेकिन शिंदे को सबक सिखाने के लिए पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो रखा है। बिल्कुल, ये लोगों का लॉजिक जो मैं समझाता हूं कि दो बेवड़े पड़े थे कहीं, बहुत शराब पिए थे। एक ने बोला यार मैं बिजनेस करके थक गया हूं, अब सोच रहा हूं आखिरी ट्रांजैक्शन कर लूं। तो दूसरा बोल रहा है क्या ट्रांजैक्शन करना है? मैं समझ रहा हूं कि ये पूरी पृथ्वी ही खरीद लूं। तो दूसरा बेवड़ा बोलता है इम्पॉसिबल। तो बोला क्यों? नहीं मुझे बेचनी नहीं है। तो ये पूरा विपक्ष की ये स्टोरी है। अब कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे के केस में एकनाथ शिंदे के खिलाफ उद्धव का वकील है और सलाह किसको दे रहा है? एकनाथ शिंदे को दे रहा है। तो उसको बोलना चाहिए तुम खुद संभल जा, तू किसका वकील है तुझे ही पता नहीं है। वो जो पार्लियामेंट में कहीं मोदी जी ने एक शेर बताया था ना कि तेरे पैरों तले जमीन नहीं, अजीब यह है कि तुझको इस पर भी यकीन नहीं है। तो वो उसका नाम तो कपिल सिब्बल है। बस ज्ञान बांटते रहे थे जो ज्ञान है ही नहीं, है ही नहीं। खाली हंडा लेकर घूमते रहते, देखो मैंने समुंदर लाया है, समुंदर क्या है उनको पता नहीं। तो ठीक है बोलते रहना दो। देखो रास्ते पर विंस्टन चर्चिल का एक कोट मैंने पढ़ा था कि घर से निकलोगे कहां जाने के लिए तो रास्ते पर 10 कुत्ते भौंकेंगे, हर कुत्ते को पत्थर मारते रहोगे तो भूल जाओगे कहां जाने के लिए निकले हो। इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, उनके का कोई सोचने की ताकत नहीं है, क्षमता नहीं, तो बस भौंकते रहते। भाव चलते चलते ये बता दीजिए कौन मेयर होगा मुंबई का, बीएमसी का? मैं मानता हूं कि बीजेपी का मेयर होगा। और जो मुझे दिखाई दे रहा है जो लोग चुनकर आए उसमें एक नाम मैं 10 नाम तो नहीं बता रहा, मुझे लगता है जो वो बताऊंगा। प्रभाकर शिंदे करके मुलुंड से चुनकर आया हुआ जो है वो आज के माहौल में मुझे क्या बोलते हैं उसको, फिट कैंडिडेट लगता है। वो पुराना शिवसैनिक है, शिवसेना से 2 या 3 बार कारपोरेटर बना है, बाद में बीजेपी में आया है। वो उद्धव के समय का नहीं, उद्धव बाला साहब के समय का लॉयल शिवसैनिक कारपोरेटर है। पिछले चुनाव 2017 के पहले वो बीजेपी में आ गया। पिछले कॉरपोरेशन में वो बीजेपी का ग्रुप लीडर था, तो सीनियर भी है, 5-6 बार चुनकर आया है, उसको बारीकियां मालूम है, लीड करना मालूम है। वो शिवसैनिक भी है और बाला साहब की जन्म शताब्दी भी है। तो बीजेपी में जो शिवसैनिक है, बाला साहब का शिवसैनिक है, उसको अगर बीजेपी बना देती है, अब मराठी भी है, हिंदू भी है, बाला साहब का शिवसैनिक भी है, और क्या चाहिए, सीनियर भी है, अनुभव भी है। तो इसलिए मैंने जो देखा, मुझे कुछ ने बताया नहीं, मैं किसको बताता नहीं, मैं सलाह देता नहीं, लेकिन जो कुछ चुनकर उनके 89-90 आए उसमें मुझे सबसे सुटेबल, आज की माहौल में सबसे सुटेबल कैंडिडेट मुंबई की मेयरशिप के लिए दिखता है तो वो प्रभाकर शिंदे नाम का है। चलिए भाव, अभी 26 जनवरी के बाद ही नाम का ऐलान होगा, देखते हैं कि किसके नाम पर मोहर लगती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी भी है, तो इससे ज्यादा बेहतर कैंडिडेट और हो भी नहीं सकता। आपने भाव समय निकालकर इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।